एक समय की बात है, परीलोक में परियां हंसी खुशी रहा करती थी। उसी परीलोक में नंदिनी नाम की एक परी रहा करती थी। नंदिनी परी बहुत होनहार थी। वो हमेशा बेकार चीजों से कुछ अच्छी चीज बनाकर उसका अच्छा इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसने बेकार पड़े कपड़ों का एक सुंदर सा पर्स बनाया और उसे मोतियों के साथ सजाया, और ऐसा करके उसने वो पर्स अपनी सहेली मुस्कान परी को दे दिया। उस पर्स को देखकर मुस्कान परी बहुत खुश हो जाती है और नंदिनी परी से कहती है, सच में नंदिनी, तेरी कलाकारी तो बेमिसाल है। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू एक पर्स की दुकान खोल ले। मुझे पक्का पता है तेरी ये कलाकारी बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और वैसे भी पूरे परीलोक में केवल एक ही पर्स की दुकान है, वो भी झिलमिल परी की। और झिलमिल परी वो सारे पर्स कहीं और से लेकर आती है। और अगर सच में कहूँ तो वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं होते, ना ही उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। अगर तूने परीलोक में पर्स की दुकान खोल ली तो मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी परियां तेरे ही दुकान से पर्स खरीदेंगी। तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मैं सच में अच्छे और टिकाऊ पर्स बना पाऊंगी? मेरा विश्वास कर, मुझे पता है तू ये कर लेगी। नंदिनी परी मुस्कान परी की बात मानकर पर्स बनाने का सामान ले आती है और फिर अपने हुनर का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के बहुत ही सुंदर सुंदर पर्स बनाती है। और उसके बाद परीलोक में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेती है। परियों को सजने संवरने का और साथ ही साथ पर्स कैरी करने का बहुत शौक होता है, इसलिए जैसे ही नंदिनी अपनी दुकान खोलती है, बहुत सी परियां उसकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगती है। क्या बात है नंदिनी परी, इतने सारे पर्स कहाँ से लेकर आई हो? ये सारे पर्स कितने सुंदर है। सच में इतना सुंदर पर्स मैंने तो कभी नहीं देखे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो निशा परी। ये सफेद वाला पर्स देखो, इस पर लगे झालर वाले मोती कितने सुंदर लग रहे हैं और पूरे पर्स को कितना अच्छा लुक दे रहे हैं। धीरे धीरे करके नंदिनी की पर्स की दुकान चल पड़ती है और परीलोक की लगभग सारी परियां नंदिनी परी की दुकान पर आने लगती है। नंदिनी, तुम्हारे पास नीले कलर का पर्स होगा क्या? मुझे कल पार्टी में जाना है और मेरी ड्रेस नीले कलर की है। मेरे पास नीला कलर का पर्स नहीं है। हाँ मेघा परी, मेरे पास नीले कलर के ये दोनों पर्स है, आप इनमें से कोई भी चुन लीजिए। अरे वाह, ये दोनों पर्स तो बहुत ही सुंदर है। मुझे पता था तुम्हारी दुकान पर मेरा मनपसंद का पर्स जरूर मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आई थी। मुझे ये बड़े वाला पर्स पसंद है, इसे पैक कर दो और ये लो तुम्हारे पैसे। नंदिनी बहुत खुश होती है कि उसका हुनर अब केवल हुनर नहीं रहा है, बल्कि उसकी कमाई का एक जरिया बन गया है। परंतु इस बात से झिलमिल परी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जब से इस नंदिनी परी ने परीलोक में पर्स की दुकान खोली है, परियों ने तो मेरी दुकान पर आना ही बंद कर दिया है। ना जाने क्या खास है इस नंदिनी परी के पर्स में, जो सारी परियां इसकी ही दुकान में पर्स खरीदती हैं। झिलमिल परी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी दुकान पर दो परियां आ जाती है। अरे मुनमुन परी और आकांक्षा परी, आप यहाँ? मुझे पता है आप मेरी दुकान की सबसे बढ़िया पर्स लेने आई हैं। मैं आपको अपनी दुकान के सबसे बढ़िया पर्स दिखाती हूँ। हाँ झिलमिल परी, मुझे मेरी बहन की बेटी के जन्मदिन पर जाना है, उसके लिए मुझे एक अच्छा सा पर्स चाहिए। ये देखो आकांक्षा परी, ये पर्स बिल्कुल नया आया है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपको ये जरूर पसंद आएगा। आकांक्षा परी उस पर्स को देखती है, पर उसे वो पर्स कुछ खास पसंद नहीं आता। इसके बाद वो एक दो पर्स और देखती है, परंतु उसे कुछ पसंद नहीं आता। क्या बात है झिलमिल परी, आपकी दुकान पर तो बिल्कुल भी अच्छे पर्स नहीं है। इनका कलर बहुत ही डल है और इन पर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया हुआ है। आकांक्षा परी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि नंदिनी परी की दुकान पर चलते हैं, पर आपने कहा कि आपको पूरा विश्वास है कि झिलमिल परी के यहाँ पर आपको अच्छे पर्स मिल जाएंगे। अब देखिए मेरा कहा सच निकला ना। चलिए नंदिनी परी की दुकान पर चलते हैं, वहाँ जरूर आपको अच्छे पर्स मिल जाएंगे। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा कहकर मुनमुन और आकांक्षा परी वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर झिलमिल परी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ दूसरी ओर अच्छे, सुंदर और सस्ते पर्स होने के कारण नंदिनी की पर्स की दुकान अच्छे से चलती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कल परीलोक में व्यापारिक मेला लगने वाला है। वहाँ पर सारे दुकानदार मौजूद होंगे।
और अपनी दुकान लगाएंगे। मैं जानती हूँ वो नंदिनी परी भी अपनी पर्स की दुकान जरूर लगाएगी, लेकिन अगर उसने अपनी दुकान लगाई तो मुझे अच्छी तरह पता है कोई भी परी मेरी पर्स की दुकान पर नहीं आएगी। मुझे पहले से ही बहुत नुकसान हो रहा है। अगर इस मेले में भी मेरा कोई फायदा नहीं हो पाया तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। इस नंदिनी परी का तो मुझे कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर झिलमिल परी नंदिनी परी के खिलाफ योजनाएं बनाने लग जाती है। और फिर अगले दिन जैसे ही नंदिनी परी मेले में लगाने के लिए अपने सारे पर्स लेकर मेले वाले स्थान पर जाने के लिए निकलती है तो झिलमिल परी उसे जंगल के बीचों बीच रोक लेती है और उसे नदी में धक्का दे देती है। धक्का लगने के कारण नंदिनी परी अपने सारे पर्स के साथ नदी में गिर जाती है, जिस कारण उसके सारे पर्स नदी में बह जाते हैं। आज के बाद मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना। ऐसा कहते हुए झिलमिल परी वहाँ से चली जाती है। बेचारी नंदिनी परी आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर आ जाती है। आज मेरा कितना सारा नुकसान हो गया। मैंने आज तक जितने बढ़िया बढ़िया पर्स बनाए थे वो सारे पर्स मैं उस मेले में ले जाने के लिए ले गई थी और अब वो सारे पर्स नदी में बह गए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लगता है अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए और कुछ नया काम ढूंढना चाहिए। ऐसा सोचकर नंदिनी परी अपने मन को मना लेती है और मेले में नहीं जाती और फिर अगले दिन किसी दूसरे काम की तलाश में परीलोक में घूमने लगती है। नंदिनी परी परीलोक में घूम रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक पेड़ बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। इस जंगल के ऊपर से तो मैं बहुत बार गुजरी हूँ, पर ऐसी चमकती हुई चीज तो मैंने पहली बार देखी है। आखिर ये है क्या? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। ऐसा सोचकर नंदिनी परी जंगल के अंदर जाती है। जैसे ही नंदिनी परी जंगल के अंदर जाती है तो देखती है कि वो चमकने वाली चीज और कुछ नहीं बल्कि एक पेड़ है, और वो भी कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पर्स का पेड़। मैंने फलों के पेड़ देखे हैं, सब्जियों के पेड़ देखे हैं, यहाँ तक कि फूलों के भी पेड़ देखे हैं, पर पर्स का पेड़ ये तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। कि सच में कोई पेड़ है या कोई छलावा? तभी उस जादुई पर्स के पेड़ से आवाज आती है। मैं कोई छलावा नहीं हूँ नंदिनी परी, बल्कि मैं तो आपके बनाए हुए पर्स की वजह से ही यहाँ पर हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। कल तक मैं एक जादुई बीज था, ऐसा बीज जिसे जो छू ले वो उस चीज का पेड़ बन जाए। कल आपका एक पर्स बहते हुए यहाँ आ गया और उसने मुझे छू लिया और मैं एक जादुई पर्स का पेड़ बन गया, इसलिए आप मेरी मालकिन हैं। अब से आप जितने चाहे उतने पर्स मेरे ऊपर से लेकर जा सकती हैं। ये सुनकर नंदिनी परी बहुत खुश होती है और उस पेड़ पर से ढेर सारे पर्स लेकर घर आ जाती है और वापस से अपनी दुकान चालू कर देती है। अब उसके पर्स पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगे थे, क्योंकि अब वो कोई मामूली पर्स नहीं रह गए थे बल्कि जादुई पर्स बन गए थे। और अब इसलिए नंदिनी परी के पर्स की बिक्री और ज्यादा बढ़ जाती है। अब दूर दूर से परियां नंदिनी परी का पर्स खरीदने आने लग जाती है। यह सब देखकर झिलमिल परी को शक होने लगता है। पर्स तो ये नंदिनी परी पहले भी बेचती थी, लेकिन इसके पास कभी इतनी भीड़ नहीं होती थी। फिर अचानक से इतनी सारी परियां इस नंदिनी की दुकान पर कैसे जाने लगी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस नंदिनी परी पर नजर रखनी होगी। ऐसा सोचकर झिलमिल परी नंदिनी परी पर नजर रखने लगती है। 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है, परंतु झिलमिल परी के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर तीसरे दिन जब नंदिनी परी जादुई पर्स के पेड़ से पर्स लेने जाती है तो झिलमिल परी ये सब देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है। इसी वजह से इस नंदिनी परी के पर्स इतनी जल्दी जल्दी बिक रहे थे और सबको इतने पसंद आ रहे थे, क्योंकि ये पर्स कोई मामूली पर्स नहीं है बल्कि जादुई पर्स है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत फायदा उठा लिया नंदिनी परी ने इस पेड़ का। अब मैं इस पेड़ को जलाकर राख कर दूंगी। उसके बाद देखती हूँ ये नंदिनी परी कैसे अपनी दुकान चलाती है। ऐसा सोचकर झिलमिल परी एक लकड़ी में आग लेकर उस पेड़ के पास पहुँच जाती है और उस पेड़ को आग लगाने की कोशिश करती है, परंतु वो पेड़ जादुई था, इसलिए वो अपने जादू से झिलमिल परी को अपने जैसा एक पेड़ बना देता है। अरे ये क्या हो गया?
मैं एक पेड़ कैसे बन गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें पेड़ बनाया है। तुमने अपनी जलन के कारण मुझे भस्म करने की कोशिश की ताकि मैं नंदिनी परी की मदद ना कर सकूं। तुम एक परी हो और परियों के अंदर ऐसी जलन की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसलिए अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही एक पेड़ बनकर रहोगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपने किए पर पछतावा भी है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी और एक अच्छी परी बनने की कोशिश करूँगी। तभी वहाँ पर नंदिनी परी आ जाती है और पर्स के पेड़ और झिलमिल परी के बीच होने वाली सारी बात सुन लेती है, जिसे सुनकर वो जादुई पर्स के पेड़ से कहती है, हे जादुई पर्स के पेड़, हो सके तो झिलमिल परी को माफ कर दो और उन्हें पहले जैसा बना दो। उन्होंने जो भी किया उन्हें उसका एहसास है और पछतावा भी है, इसलिए अब उन्हें सजा देना सही नहीं है। ठीक है नंदिनी परी, अगर तुम कहती हो तो मैं झिलमिल परी को वापस पहले जैसा कर देता हूँ। इसके बाद जादुई पर्स का पेड़ झिलमिल परी को वापस से ठीक कर देता है, जिसके बाद झिलमिल परी नंदिनी परी के पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो नंदिनी परी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मैंने जो भी किया मुझे उसका पछतावा है। कोई बात नहीं झिलमिल परी, आपको आपके किए का पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको माफ कर दिया है और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उस दिन के बाद से झिलमिल परी बड़ी ईमानदारी से अपनी पर्स की दुकान चलाने लगती है और यहाँ दूसरी ओर नंदिनी भी खुशी खुशी अपनी पर्स की दुकान चालू रखती है। बादलों में 2 केक और एक फ्रॉक का घर। दूर किसी गांव में अनुराधा नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी भूमि के साथ ही रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद अनुराधा ने बिना हिम्मत हारे घर और बाहर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अनुराधा का बस एक ही सपना था, वो अपनी बेटी भूमि को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहती थी। अनुराधा की एक छोटी सी फूलों की दुकान थी, जिसमें वे तरह तरह की फूल मालाएं बनाकर बेचा करती थी। फूल मालाएं और गुलदस्ते बेचकर उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। कुछ पैसे जोड़कर अनुराधा ने अपनी बेटी भूमि का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। भूमि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई के साथ घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाया करती थी। भूमि की कक्षा में ऋचा नाम की एक घमंडी और अमीर लड़की पढ़ती थी। उसके पिता मुकेश सिंघानिया शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ऋचा भूमि से बहुत जलती थी और उसकी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, देखो देखो आ गई गरीब फूल वाली की लड़की। पता नहीं इस फटीचर का एडमिशन हमारे स्कूल में कैसे हो गया। हाँ यार, ये हमारे स्टेटस की बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हमें इसे अपनी क्लास में झेलना पड़ता है। इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और मैले हैं। मुझे तो इसके पास खड़े होते ही उल्टी आती है। ये कहते हुए दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी कक्षा में टीचर आई और बोली, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन एंड लिसन टू मी। पिछले वीक तुम सबके जो टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट आ गया है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स भूमि के आए हैं। और तुम ऋचा, अभी भी समय है, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं। भूमि से कुछ सीखो, उसके घर में इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ऑल द चिल्ड्रन क्लैप फॉर भूमि। कक्षा के सभी बच्चे भूमि के लिए तालियां बजाने लगे। ये देख ऋचा मन ही मन जलते हुए बोली, आज इस गरीब लड़की की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। इसका बदला तो मैं इस फटीचर से लेकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर भूमि बहुत खुश थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए हैं। घर जाती ही माँ को बताऊंगी, माँ बहुत खुश होगी। स्कूल की छुट्टी के बाद ऋचा अपनी कुछ सहेलियों के साथ भूमि का रास्ता रोकते हुए बोली, ए फूल वाली, क्या बात है, तुम्हारे टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, हमें पार्टी नहीं दोगी? पार्टी? अरे यार, मैं तो भूल ही गई, ये बेचारी फटीचर हमें पार्टी कहाँ से देगी? 2 वक्त का खाना मुश्किल से खा पाती होगी, बेचारी गरीब। ऋचा, किसी की गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
तुम्हें अपनी अमीरी होने का बहुत घमंड है ना? देखना, एक दिन तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ये कहते हुए भूमि गुस्से से वहाँ से चली गई। ये देख ऋचा बोली, अकड़ तो देखो इस फूल वाली की। तुमने सही कहा यार, तुम्हें इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। तुम देखती जाओ, मैंने इस फटीचर को इसकी औकात याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी ऋचा नहीं। कुछ दिनों बाद ऋचा का जन्मदिन था। ऋचा के पेरेंट्स विश करते हुए उससे बोले, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर प्रिंसेस। थैंक्स डैड एंड मॉम। ऋचा बेटी, हमने आज घर पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल बर्थडे पार्टी रखी है। हर कोई इस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती हो। अपने पेरेंट्स की बात सुन ऋचा खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल गई और क्लास के सभी बच्चों से बोली, हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है और आज शाम को मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर पर बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है। ये पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। तुम सब शाम को जरूर आना। और हाँ भूमि, तुम भी पार्टी में जरूर आना। आखिर तुम हमारे क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हो। ठीक है ऋचा, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरे स्टेटस का ख्याल रखना, समझी? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे शाम को ऋचा के जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयारियां करने लगे। उधर भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्थडे पार्टी में क्या पहन कर जाए, क्योंकि उसके पास ना तो कोई नई ड्रेस थी और ना ही ऋचा को देने के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट। अब मैं क्या करूं? पार्टी शुरू ही होने वाली होगी। मैं एक काम करती हूँ, ऋचा के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाऊंगी, उसे अच्छा लगेगा। और रही कपड़ों की बात, माँ ने मुझे जो पिछले साल मेरे जन्मदिन पर फ्रॉक खरीद कर दिया था, मैं उसे पहनकर चली जाती हूँ। हल्का सा रंग उड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इतना कहकर भूमि तैयार होकर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए ऋचा के बर्थडे पार्टी में जा पहुंची। इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी देख भूमि हैरानी से बोली, अरे वाह, कितनी बड़ी और सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर ऋचा आई और बोली, आ गई भूमि, और तुम्हें कितनी पुरानी ड्रेस पहनकर आई हो। खैर छोड़ो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। ऋचा, ये तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ। मुझे पता था तुम्हारी औकात नहीं है महंगा गिफ्ट लाने की, इसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। हाँ। इतना कहकर ऋचा वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद केक काटकर ऋचा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। फिर केक का एक पीस लेकर ऋचा भूमि के पास गई और बोली, ये लो केक। भूमि ने केक लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, ऋचा ने केक जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। ओह, ये केक तो नीचे गिर गया। अब तो सारा केक खत्म भी हो गया। ये लास्ट ही पीस बचा था। तुम एक काम करो भूमि, तुम जमीन पर गिरा हुआ केक उठा लो, ऊपर ऊपर का खा लेना। ऋचा, मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी इस तरह बेइज्जती करो। तुझे तेरी औकात दिखा रही हूँ तो इसी के लायक है, समझी? चली जा यहाँ से, भिखारिन कहीं की। देख लेना, एक दिन मैं भी अपने बर्थडे के दिन तुमसे भी अच्छा और बढ़िया केक काटूंगी। तू और केक काटेगी? घर में एक वक्त का खाना खाने को मिल जाए वही तेरे लिए बहुत है। ऋचा संग वहाँ खड़ी बाकी लड़कियां भी भूमि पर हंसने लगी। ये सब देख भूमि को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। भूमि को रोता हुआ आते देख अनुराधा ने बोली, क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ, बर्थडे पार्टी में सभी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। ये कहते हुए भूमि ने पार्टी में हुआ सारा वाक्य माँ को बताया। अच्छा, पहले रोना बंद करो। तुम तो मेरी सबसे समझदार बिटिया हो ना, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। अच्छा ठीक है माँ, पर माँ, कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है। आप मेरे लिए इस बार केक लेकर आएंगी ना? हाँ बिटिया, इस बार मैं तुम्हारे लिए सुंदर और बहुत बड़ा केक लेकर आऊंगी। फिर तुम अपनी सभी सहेलियों को अपने जन्मदिन पार्टी में बुलाना, ठीक है? चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सुबह भूमि खुश होते हुए बोली, आज तो मेरा जन्मदिन है, माँ मेरे लिए सुंदर से केक लेकर आएंगी।
स्कूल जाकर सभी को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करती हूँ। ये कहते हुए भूमि तैयार होकर स्कूल चली गई। वहीं दूसरी ओर अनुराधा अपनी फूलों की दुकान पर उदास बैठी सोच रही थी। आज भूमि बिटिया का जन्मदिन है, मुझे आज कैसे भी करके सारे फूल बेचने ही होंगे। मुझे उसके लिए बढ़िया सा केक और नई फ्रॉक खरीदना है। आज भूमि कितनी आस लगाकर बैठी है, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अनुराधा की दुकान पर फूल लेने कोई भी नहीं आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तक मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई। मैं एक काम करती हूँ, मैं गली गली जाकर इन्हें बेचती हूँ। ये कहते हुए अनुराधा रंग बिरंगे फूलों से भरी टोकरी सर पर उठाकर गली गली बेचने लगी। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये देख अनुराधा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, हे भगवान, अभी तक मेरा एक भी फूल नहीं बिका और ऊपर से बारिश हो गई। अब मैं क्या करूं? घर पर भूमि मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? ये कहते हुए अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। अनुराधा दौड़ते हुए जंगल की ओर गई। तभी उसे वहां एक रस्सियों से बंधी हुई परी दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। अनुराधा दौड़ते हुए उस परी के पास गई और बोली, आप परी है ना? लेकिन आपकी ऐसी हालत किसने की? अभी ये सब बताने का समय नहीं है। पहले तुम मुझे इन रस्सियों से आजाद करो, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल किसी वक्त भी यहाँ आ जाएगी। ये सुनते ही अनुराधा ने फौरन बिना समय गवाए परी को रस्सियों से आजाद कर दिया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। पर मैं परीलोक वापस कैसे जाऊं? क्यों परी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दरअसल उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। बिना जादुई छड़ी के मैं वापस परीलोक नहीं जा सकती। लेकिन एक रास्ता है। बादलों में 2 जादुई केक घर हैं। उनमें से एक असली और एक नकली केक घर है। जो भी उन दोनों केक घर के पास जाएगा, उसे अपनी समझदारी और सूझबूझ से असली केक घर चुनना होगा। असली केक घर के अंदर मेरी दूसरी जादुई छड़ी है। अगर वो छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं वापस अपने परीलोक लौट सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। उस असली केक घर में जादुई छड़ी के अलावा एक सुनहरी चाबी मिलेगी, जो मेरे जादुई फ्रॉक घर की है, जिसमें मैं रहती हूँ। परी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जाऊंगी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हें बादलों के पास जाने का रास्ता बताऊंगी। ये कहते हुए परी ने ताली बजाई और देखते ही देखते वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो गई, जो बादलों की ओर जा रहा था। ये देख अनुराधा चौंक गई। तब परी बोली, ये सीढ़ियाँ तुम्हें बादलों के पास ले जाएंगी। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। अनुराधा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुँच गई। तभी उसे वहाँ 2 केक घर दिखाई दिए। तभी पहले वाले केक घर में से आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई दुनिया में। मैं असली केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहोगी। तभी दूसरे केक घर में से आवाज आई, नहीं, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। मैं हूँ परी का असली केक घर। अगर तुम मेरे केक घर के अंदर आओगी, तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेगा। अब तुम्हें चुनना है, हम दोनों में से कौन सा असली केक घर है। दोनों घर की बात सुनकर अनुराधा सोच में पड़ गई और बोली, पहले वाले केक घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन दूसरे केक घर के अंदर सुख और दुख दोनों ही हैं, क्योंकि जिंदगी तो सुख और दुख दोनों का संगम होता है। इसका मतलब दूसरा वाला केक घर ही असली केक घर है। मैं दूसरे वाले केक घर में जाऊंगी। अनुराधा के इतना कहते ही पहले वाला केक घर गायब हो गया और दूसरे वाले केक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस केक घर के अंदर सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ था और चारों तरफ केक ही केक थे। अनुराधा का मन तो हुआ अपनी बेटी भूमि के लिए वहां से एक केक ले जाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
फिर अनुराधा ने चारों तरफ नजर घुमाया। तभी उसे एक कोने पर जादुई छड़ी और एक चाबी दिखाई दी। उसने जैसे ही वो जादुई छड़ी और चाबी को उठाकर वहां से जाने लगी, तभी अनुराधा के सामने वही परी प्रकट हुई। ये देख अनुराधा हैरानी से बोली, अरे परी जी, आप यहाँ कैसे आई? बिना जादुई छड़ी के आपका यहाँ आना तो मुश्किल था। अनुराधा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरी जादुई छड़ी तो मेरे पास ही है। तुम वाकई में बहुत ही नेक और अच्छी हो। मुझे पता है आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है कि तुम अपनी बेटी के लिए केक खरीद सको। तुम चाहती तो यहाँ से अपनी बेटी के लिए जादुई केक ले जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने जादुई केक घर से सबसे बड़ा और सुंदर चॉकलेट केक दे रही हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। 1 मिनट रुको अनुराधा, एक उपहार तो मैं तुम्हें देना भूल गई। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ एक जादुई फ्रॉक घर प्रकट हुआ। जादुई फ्रॉक घर में से परी एक फ्रॉक अनुराधा को देते हुए बोली, अनुराधा, ये जादुई फ्रॉक है। इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन उतना ही मांगना जितने की तुम्हें जरूरत हो। परी का धन्यवाद कर अनुराधा खुशी खुशी चॉकलेट केक और जादुई फ्रॉक लेकर वापस घर लौट आई। चॉकलेट केक और इतनी सुंदर फ्रॉक देखकर भूमि खुशी से झूम उठी। उसके बाद भूमि ने अपनी माँ अनुराधा संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जादुई फ्रॉक की मदद से अनुराधा ने अलग अलग वैरायटी के फूलों की बहुत बड़ी दुकान खोली। दूर दूर से लोग उसके दुकान पर आने लगे और बहुत जल्द ही उनकी दुकान फेमस हो गई। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर ऋचा के पिता मुकेश सिंघानिया का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने के कारण उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, जिस कारण बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ छिन गया और वे सड़क किनारे रहने पर मजबूर हो गए। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की 2 बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए, क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है। ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है। आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेंगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ
पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुंचती है। क्यों री कल मोही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम? जल्दी बताओ। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया। मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत। मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तो चिंता मत कर बहन, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना। उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना। और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ। मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा। इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से। और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा, खाना खा ले। मैंने तो खा लिया। एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो। लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है। ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगी? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही
दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियां बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियां रख लो। ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियां हैं। ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियां लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए। इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियां छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियां पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियां निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगीं। अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।